व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड उसके बाद दिस इज गोना बी अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ योर एंटायर इंडियन इकोनॉमिक सिलेबस। तो पहला चैप्टर इट विल बी इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, चैप्टर 10, आफ्टर इट चैप्टर 9, देन चैप्टर 8, देन चैप्टर 7। तो कल आपने 7, 8 करा होगा तो इसी वीडियो से क्विक रिवीजन हो जाएगा और आप पूरा इंडियन इको का सिलेबस एक ही बारी में कर सकते हो। प्लीज़ मेक श्योर करना आप मेजर पॉइंट्स याद करते चलो और बाकी प्रैक्टिस शीट मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगा ताकि आप इंडियन इको के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ। तो चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है हमारे पास कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का आपने सारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पूरी यूनिट 1 में पढ़ा था, जिसमें कि हमने डिस्कस करे थे कि इंडिया में किस तरीके से पहले एग्रीकल्चर के ऊपर सारा सिस्टम चलता था 47 के बाद। उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री पे फोकस करा गया, जैसे आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, आईपीआर 1948, देन 1956, फिर 40 साल जो 5 ईयर प्लान्स हमारे चले 1951 से 1991 तक। फिर 91 में हमारा पूरा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया और उसके बाद इस तरीके से चीज़ें चलती गई। उसके बीच में एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारे रेवोल्यूशन आए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये सब आपने इंडिया की चीज़ें पहले पढ़ी हुई थी। तो इस चैप्टर में हम मेनली जो बात करेंगे, हम बात करेंगे पाकिस्तान की और चाइना की, जो कि हमारे नेबर्स हैं और लगभग हमारे जैसी ही पॉलिसीज़, हमारे जैसे ही डेट्स के साथ इनका फ्रीडम हुआ और फिर ये उसी तरीके से कैसे कैसे इनकी ग्रोथ चल रही है, क्या चल रहा है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कंपैरेटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले डेवलपमेंट पाथ देखो, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। क्या लिखा है हमारे पास? सबसे पहले लिखा है इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया का 15 अगस्त, पाकिस्तान का 14 अगस्त। भाई एक ही पार्ट है, बस डिवाइड हुए थे। एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, मतलब हमारे से 2 साल बाद। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान 51 में आया था, ये याद करना है। चाइना का पहला 53 में आया था और पाकिस्तान का पहला 56 में आया था। ये डेट्स लर्न करनी है, 51, 53, 56। ठीक है, पहले इंडिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान। Till 1980, all the 3 countries adopted similar strategy and similar growth rate. 80s तक लगभग सबका सिमिलर चीज़ें चलती रही। अब हम 1 on 1 बात करते हैं कि चाइना की इकोनॉमी कैसी है, क्या बैकग्राउंड है, किस तरीके से है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है, क्या बैकग्राउंड है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बड़ा आसान सा चैप्टर है। सबसे पहले चाइना का बैकग्राउंड देखेंगे। चाइना वॉज एस्टैब्लिश्ड, वही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पूरा लिख के आना, एस्टैब्लिश्ड इन 1949, कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, काफ़ी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है ये। कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ऑफिशियल लैंग्वेज मैंडेरिन, याद रखना। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर 1 पार्टी रूल सिस्टम नोन एज कम्युनिस्ट सिस्टम। 1 पार्टी रूल चलता है और उसी को हम कम्युनिस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है ना, वहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम। द पॉलिसीज यूज टू डेवलप चाइना, ये एक बैकग्राउंड हो गया इनका। स्टैब्लिश कब हुआ, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कंसिडर करा जाता है, लैंग्वेज और कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है। फिर चाइना की पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट है पूरा पार्ट, जो पॉलिसीज वाला पार्ट है यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से उठ के क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड्स में, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। सबसे पहले आता है GLF 1958, यानी ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। लीप फॉरवर्ड का मतलब आपको होता है एक बढ़िया सी जंप लगाना, लीप करना, आगे बढ़ना। चाइना की इकोनॉमी में ये कैंपेन चाइना को पुश देने वाला आया था, बट ये फेल हो गया था ड्यू टू सम रीजंस, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। The Great Leap Forward 1958 GLF campaign, it was initiated by माओ याद रखेंगे, माओ जेडोंग एक चाइनीज लीडर रहे हैं और उन्होंने ये शुरू किया था विद द मेन एम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी भी एक एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी, एग्रीकल्चर में काफ़ी लोग एंगेज थे, जबकि उनकी लैंड इतनी अच्छी नहीं थी एग्रीकल्चर के लिए, बट स्टिल पीपल वर एंगेज्ड। तो उनका मकसद था कि इसे एग्रेरियन से हटा के मॉडर्न इकोनॉमी बनाई जाए। पीपल वर encouraged to set up industries in their backyards। अब देखो यहाँ पे ना ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में 2 चीज़ों की बात करूँगा मैं। पहली चीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से प्रमोट करी गई। माओ ने बोला कि आप लोग अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज लगाओ, हर घर में फैक्ट्री लगा दी, हर घर में इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करी गई, हर घर में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करी गई और इतना ज़्यादा बल्क मास मैन्युफैक्चरिंग हुई कि आज चाइना आप देखते हो किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब जगह अपने प्रोडक्ट्स भेजता है। तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे होता है, हर घर में प्रोडक्शन हो रहा है। तो उन्होंने कोशिश करी गई कि इंडस्ट्रीज़ लगें
बैकयार्ड्स में 1958 में। उसके बाद एग्रीकल्चर में क्या करा गया, ये तो हो गया इंडस्ट्रीज के लिए, जीएलएफ में क्या हुआ था। अब एग्रीकल्चर के लिए देखो, एग्रीकल्चर के लिए 26,000 कॉम्यून्स बनाए गए। 26,000 कॉम्यून्स क्या होता है, कॉम्यून सिस्टम फॉलो करा गया। कॉम्यून सिस्टम क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल अलग अलग फार्मर्स हैं और उनकी छोटी छोटी लैंड्स हैं, सब अपने लिए फार्मिंग कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी फार्मिंग कर लेते हैं, चल जाता है। तो उन्हें कहा गया नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप सब मिल के खेती करो, आप सब मिल के फार्मिंग करो। तो सबको मिला जुला के एक बड़ी लैंड पे बड़ी फार्मिंग करी गई। तो उन्होंने अपनी पूरी फार्म पॉपुलेशन को इकट्ठा कर दिया और 26,000 कॉम्यून्स बनाए। जीएलएफ कैंपेन मेट विद मेनी प्रॉब्लम्स, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई बाद में, कुछ समस्याएं रही और एक काफ़ी सूखा पड़ा वहाँ पे, एक ड्रॉट आया जिस वजह से उनके कई लोगों की डेथ हुई थी वहाँ पे, कई करोड़ लोगों की डेथ हुई थी वहाँ पे, डेथ ऑफ अबाउट 30 मिलियन पीपल। इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड। अंडर कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड। तो मतलब जीएलएफ में ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में दो चीज़ों की बात हुई है। एक तो इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ाया गया, बैकयार्ड में लोगों को एनकरेज करा गया कि आप इंडस्ट्रीज लगाओ, हर घर में इंडस्ट्री लगी। और एग्रीकल्चर सिस्टम में कम्यून सिस्टम लागू करा गया जिसमें अब वो मास प्रोडक्शन करते थे, कलेक्टिवली कल्टिवेशन ऑफ लैंड किया करते थे। ये इंपॉर्टेंट है। बट लास्ट में क्यों फेल हो गया, बिकॉज ऑफ अ ड्रॉट, सूखा पड़ गया। सूखा भी क्यों पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत मेजर चेंज आया था जहाँ पे चाइना ने पूरा का पूरा लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी थी। उन्होंने चूहे और बर्ड्स इनको मार दिया था बहुत ज़्यादा नंबर में। बट उसको, वो तुम्हें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट वो एक चीज़ भूल गए थे जो कि थे ग्रास हॉपर्स। तो ये चूहे वगैरह होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये सब ग्रास हॉपर्स वगैरह को खा जाते थे। तो उस सिनेरियो में क्या होता था कि जब वो सब ही नहीं रहे तो ग्रास हॉपर्स की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उन्होंने सारी उनकी क्रॉप्स ख़राब कर दी, सब कुछ ख़राब कर दिया गया। तो उस सिनेरियो में बहुत भयंकर सूखा पड़ा और काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। बट इतना ज़्यादा तुम्हें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को ये जीएलएफ कैंपेन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 65 में आया। ये 58, ये 65। इसमें क्या होता था, इसमें ये लोग स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को स्पेशल ट्रेनिंग देते थे माओ, और ये उनको एक तरीके से ब्रेन में चीज़ें सेट कर देते थे टुवर्ड्स देयर कंट्री, उनकी कंट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करी गई। क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भड़काना, जिनके माइंड में चीज़ें सेट करना, उनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। तो वो लोग क्या करते थे, वो कोशिश करते थे कि अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्रोफेशनल्स को एक चीज़ की तरफ प्रेरित करें, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एग्रेशन के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। तो माओ इंट्रोड्यूस दिस रेवोल्यूशन अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। बट वहाँ पे कुछ रशिया के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स हटा लिए कि हम तो मदद नहीं करेंगे चाइना की किसी भी प्रकार के इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में। देन वी हैव इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। फिर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए चाइना में। चाइना में जो रिफॉर्म्स आए वो दो फेसेस में आए। पहले फेस में एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आए। एग्रीकल्चर कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब वो जो कम्यून जो इकट्ठी करी थी उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो फिर उन्हें वापस से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा गया 78 में, और अलग अलग लोगों को एलोकेट करा गया, उन्हें दिया गया और उनको कहा गया कि आप सभी इनकम रख सकते हो टैक्स पे करने के बाद। मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इनकम भी आप रख सकते हो। पहले तो सब कुछ उन्होंने अपने अंडर कर लिया था, बट यहाँ पे उन्हें फ्रीडम दी गई। लेटर फेस में रिफॉर्म्स आए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रीज़ में क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर और विलेज एंटरप्राइजेस को अलाउ करा गया कि आप अपने हिसाब से प्रोडक्शन करो, बट प्रोडक्शन करो वो ज़रूरी है। ऑल्सो एंटरप्राइजेज ओन्ड बाय गवर्नमेंट वर मेड टू फेस कॉम्पिटिशन। जो सरकारी एंटरप्राइजेस थी अब उन्हें भी कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा था। देन डुअल प्राइसिंग पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो चीज़ों के प्राइजेस थे वो दो तरीके से फिक्स करे गए थे। पहली बात, गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स क्वांटिटीज़ रख दी हर चीज़ की, और वो फिक्स क्वांटिटीज़ जो सरकार रेट बताता था उसी रेट पे आप बेच सकते थे। उसकी बाद की जो क्वांटिटीज़ हैं वो आप अपने हिसाब से बेच सकते हो, बट पहले जो क्वांटिटी सेट कर दी गई आप उसी क्वांटिटी को उसी प्राइस के हिसाब से सेल कर सकते हो। The farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the prices fixed by the government. For all other the transactions, input and outputs were purchased and sold at market prices. Then कुछ special economic zones भी सेटअप करे गए थे so that बाहर का इन्वेस्टमेंट मिले चाइना को। Special economics in order to attract foreign investors, special economic zones were set up. Special economic zones क्या होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जिन्हें डेवलप करने के लिए उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स घोषित किया जाता है, सो दैट वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग सके। वहाँ पे गवर्नमेंट स्पेशल बेनिफिट्स देती है, जैसे टैक्सेस नहीं होते, सस्ता रॉ मटेरियल होता है, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी होती है, वाटर टैक्स वगैरह नहीं होता। तो इस तरीके के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं सो दैट बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट चाइना। 5 चीज़ें याद रखना। सबसे पहले GLF, ठीक है, फिर ग्रेट
प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, देन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किस तरीके से आए, डुअल प्राइसिंग पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ऑफिशियली नोन एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसकी इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947। 1971 में, ये 41 नहीं है, दिस इज 1971। 1971 में एक सिविल वॉर हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, जिसमें बांग्लादेश निकल के आया वहाँ से, मतलब पहले पाकिस्तानी था फिर बांग्लादेश अलग हो गया। पाकिस्तान की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब आज तक कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ पाकिस्तान में जिसने अपना टेन्योर पूरा करा हो। आप अभी भी अगर आप रिसेंट क्राइसिस को देखते हो वहाँ पे पाकिस्तान में, तो जो उनके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं थे, इनफैक्ट अब तो हट गए हैं वो वहाँ से, तो वो भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए हैं। वहाँ काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, मिलिट्री रूल काफ़ी ज़्यादा रहता है और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन रीज़न भी यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई अच्छा लीडर नहीं अभी तक उन्हें मिला है कि जो इकोनॉमी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाए, काफ़ी इंस्टेबिलिटी रही है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना पाकिस्तान की इकोनॉमी के। इट इज़ द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 1/3 पॉपुलेशन लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। उनकी 1/3 पॉपुलेशन 33% से ज़्यादा BPL है। इट हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन पाकिस्तान में पाई जाती है। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। नेशन में उर्दू बोली जाती है, बट जो ऑफिशियल वर्क होता है वो सब इंग्लिश में होता है। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान में किस तरीके से आए। पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है जैसे इंडिया में चलता है। ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए वो लोग भी जैसे इंडिया में आया था। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। ऑल्सो द इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लीड टू अ राइज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट ने किया था। इन अर्ली 1970s नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टेक्स प्लेस। इन लेट 1970s गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डी नेशनलाइजेशन। 1970s के शुरू में गवर्नमेंट ने क्या करा कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज करा गया कि हाँ ठीक है, जैसे इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था ना कि इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने मेन रोल प्ले किया था, वैसे यहाँ पे भी 1970s के शुरू में गवर्नमेंट ने बोला कि वी विल नेशनलाइज द बिग इंडस्ट्रीज़, लार्ज इंडस्ट्रीज़। बट 8-10 साल में ही लास्ट में बिल्कुल लेट 1970s में गवर्नमेंट ने कहा नहीं, डी नेशनलाइजेशन ही होगा इनका, हम अकेले नहीं कर सकते, प्राइवेट सेक्टर की भी ज़रूरत है, तो डी नेशनलाइज हो गया। फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द 1970s में पाकिस्तान को काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिला UK न्यूजीलैंड से, और उनके कुछ एमिग्रेंट्स जो हैं मिडल ईस्ट में वहाँ से आते थे, रेमिटेंस उनको गिफ्ट्स आते थे, पैसा आता था। काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहा है पाकिस्तान लोन्स के ऊपर, बर्डन्स हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। 1988 द रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड। इनमें रिफॉर्म्स आए 1988 में, हमारे यहाँ 1991 में आए थे, यहाँ 1988 में आए थे। और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के जो रिफॉर्म्स हैं वो आ गए थे 1978 में। तो 78, 88, 91 ये याद रखना, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास आपने इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ लिया, आपने चाइनीज़ इकोनॉमी को देख लिया, आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख लिया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली चैप्टर में हमें अब कंपेयर करना है तीनों ही कंट्रीज़ को। तीनों कंट्रीज़ को आपको कंपेयर करना है। अब एग्ज़ाम में सर ये डेटा ऐसा याद करना है क्या? नहीं, आपको याद नहीं करना, आपको कुछ इंडिकेटर्स पता होने चाहिए। एग्ज़ाम में आपको डेटा गिवन होगा, आपको डेटा दिया हुआ होगा, पूरी टेबल दी हुई होगी, आपको बस उसको पढ़ के एनालाइज करके लिखना है, क्योंकि हर किताब अलग है, हर किताब में अलग अलग सोर्स का डेटा है, अलग अलग ईयर का डेटा है, तो कौन सा सही करेंगे कौन सा गलत करेंगे। तो डेटा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। कैसे पढ़ते हैं देखो, अब हम कंपेयर करेंगे, किस तरीके से कंपेयर करेंगे, कुछ बेसिस पे कंपेयर करेंगे। लाइक सबसे पहले मैंने बोला कि कंट्री, ये इंडिया का, ये चाइना का, ये पाकिस्तान का, ये डेटा ऐसे हैं। किन किन बेसिस पे? एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी थी 2015 में, एनुअल ग्रोथ रेट क्या है जनसंख्या का, डेंसिटी यानी पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है, सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, फर्टिलिटी रेट क्या है, एक वेमेन अपने जिस एज में बच्चे को जन्म देना होता है उस एज में कितने बच्चों को लगभग जन्म देती है, और अर्बनाइजेशन कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, अर्बन एरियाज किस प्रकार से डेवलप्ड है। तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो चाइना में सबसे हाईएस्ट है, ये आपको बस इस तरीके से याद रखना है कि पॉपुलेशन चाइना में सबसे ज़्यादा है और पाकिस्तान में सबसे कम है। उसके बाद एनुअल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो एनुअल ग्रोथ रेट पाकिस्तान में अच्छा है, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद चाइना में, मतलब सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि इंडिया के पास एरिया कम है बट लोग ज़्यादा है, तो डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में सबसे ज़्यादा
और चाइना में सबसे कम, क्योंकि इनके पास लैंड काफ़ी सारा है, काफ़ी बड़ा है। सेक्स रेशो की अगर हम बात करें तो सेक्स रेशो यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे पास सबसे अच्छा देखने को मिलता है हमें, पर 1000 मेल्स 947 फीमेल्स एज पर 2015 डेटा। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम चाइना में और उससे थोड़ा सा कम इंडिया में, मतलब इंडिया में सबसे वर्स्ट सेक्स रेशो है अगर कंपेयर किया जाए। फर्टिलिटी रेट की बात करें तो फर्टिलिटी रेट हमारे पास इंडिया में लगभग 2.3, मतलब एक विमेन लगभग 2.3, अब 2.3 एक एवरेज निकाला गया इसलिए पॉइंट्स में आ रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है 3.7, उससे कम इंडिया में और सबसे कम चाइना में। चाइना में तो पॉलिसीज़ ऐसी हैं, लाइक वन चाइल्ड पॉलिसी आ गया था और इस तरीके की चीज़ें आ गई थी, तो फर्टिलिटी रेट इस वजह से सबसे कम है। अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा चाइना में है, हाईएस्ट, उसके बाद पाकिस्तान में और उसके बाद फिर इंडिया में। तो इस तरीके का कुछ डेटा दिया होता है, आपको बस कंपेयर करके लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, अगर हम एनुअल ग्रोथ की बात करें, जीडीपी का ग्रोथ रेट, तो हमने यहाँ पे 2 ईयर्स को कंपेयर किया है, 2 डिकेड्स को कंपेयर किया है। ये 80 to 90 हो गया, ये 11 to 15 हो गया, तो 5 साल ही हुए। तो 80s मतलब कि रिफॉर्म्स से पहले लगभग या रिफॉर्म्स के टाइम पे, और ये बाद का अभी करंट डेटा अगर यहाँ पे देखें तो उस टाइम पे चाइना का सबसे बढ़िया डबल डिजिट ग्रोथ रेट था जीडीपी का। जीडीपी चाइना सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया। लेकिन हम आज की डेट पर अगर हम बात करें तो आज की डेट पे जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो चाइना का काफ़ी नीचे आया है, 7.9 नीचे आ गया है। इंडिया का काफ़ी इम्प्रूव हुआ है 6.7, और पाकिस्तान का काफ़ी डिक्लाइन हो गया है, उनका जीडीपी इतना अच्छा नहीं है, ठीक है जी। इस तरीके से अब देखो क्या लिखा हुआ है, एनालिसिस अगर इस पूरी टेबल की करें तो आप इस तरीके से आंसर लिख के आ सकते हो कि ड्यूरिंग 1980 to 1990s चाइना वाज हैविंग अ डबल डिजिट ग्रोथ रेट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज, ऑब्वियसली उनकी पॉलिसीज अच्छी थी। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट इतना था, इंडिया वाज एट द बॉटम, ठीक है। और 11 to 15 में देयर वाज अ मेजर फॉल इन चाइनाज ग्रोथ रेट फ्रॉम 10.3 to 7.9। पाकिस्तान ऑल्सो मीट विद ड्रास्टिक फॉल, पाकिस्तान में भी फॉल हुआ, उसका कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था। और इंडिया का ग्रोथ रेट बढ़ा है 5.7 से 6.7 बिकॉज ऑफ गुड पॉलिसीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमें सेक्टरल कंट्रीब्यूशन देखना है जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट का, मतलब कि किस सेक्टर में किस तरीके से काम हो रहा है, कितना 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 कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो देखो अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का। ये इस तरीके के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर, जबकि सबसे ज़्यादा लोग कौन से सेक्टर में हैं, एग्रीकल्चर में है। सबसे ज़्यादा लोग, ये वाला जो इधर वाला टेबल है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स का है कि कितने लोग कौन कौन से सेक्टर में लगे हुए हैं, बट ये कंट्रीब्यूशन है। अब देखो इंडिया में 50% लोग एग्रीकल्चर में हैं, 21% लोग इंडस्ट्री में हैं और लगभग 29% लोग सर्विस में हैं। बट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है, सर्विस सेक्टर का है, उससे कम इंडस्ट्रियल सेक्टर और सबसे कम एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है। अब चाइना की अगर बात करें तो चाइना में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर, देन इंडस्ट्री और लास्ट में एग्रीकल्चर। ये लगभग बराबर शराबर है इनका, इसमें ऑब्वियसली वो इंडस्ट्रीज़ पे भी उतना ही फोकस कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर पे भी। बट चाइना में ज़्यादातर लोग कहाँ एंगेज्ड हैं, यहाँ पे भी 43% सर्विस सेक्टर में, 29 इंडस्ट्री में और 28 एग्रीकल्चर में। पाकिस्तान की बात करें तो लगभग मोर देन 50%, 54% सर्विस सेक्टर में, 54% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी का है, ठीक है। और कितने लोग हैं सर्विस सेक्टर में, यहाँ पे भी 34% लोग, 43% एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी 43% लोग एग्रीकल्चर में है, जबकि कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का काफ़ी कम है जीडीपी में, और 21% इंडस्ट्री में। तो आपको जस्ट कंपेयर करना होगा। अगर मैं इंडिया के बारे में लिखने लगूँ वहाँ पे, तो मैं साफ साफ लिखूँगा कि इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज वर्किंग इन एग्रीकल्चर, बट द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज हाईएस्ट इन दैट ऑफ टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। इस तरीके से चाइना, इस तरीके से पाकिस्तान के बारे में हम लिख के आएंगे, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास, अब देखो अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो मैंने यहाँ पे एक का आंसर लिख के दिखाया चाइना का, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया। आप इसी तरीके से इंडिया का और इसी तरीके से पाकिस्तान का आंसर लिख सकते हो। देखो अगर चाइना का मुझे लिखना हो तो मैं बोलूँगा प्राइमरी सेक्टर में ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस सूटेबल एरिया ऑफ कल्टीवेशन इज ओनली 10%। टिल 1980s ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग में ही थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने लोगों को एनकरेज करा, अलग अलग पॉलिसीज़ लगाई कि वो अब ज़्यादा फोकस करें हैंडीक्राफ्ट्स पे, कॉमर्स पे, बिजनेस पे, ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर हाईएस्ट कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। मैंने बताया ना बराबर बराबर है, देखो लगभग 43 और 48%।
और ऑल्सो GDP हैज़ बीन शिफ्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन टू सर्विसेज। जो GDP है वो शिफ्ट कर रहा है एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस की तरफ। कंक्लूजन क्या है, पिछले 20 साल में, इन लास्ट 2 डिकेड्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर GDP हैज़ डिक्लाइंड। एग्रीकल्चर सेक्टर का गिर गया है क्योंकि लोग निकल गए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से चाइना में, और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने एक डबल डिजिट ग्रोथ रेट मेंटेन करा है और सर्विस सेक्टर का भी ग्रोथ रेट बढ़ा है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको कंपैरिजन करने को आ जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स पे, मतलब कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स पे, तो ये पूरा टेबल है। अब इन पूरे टेबल में मैं आपको एक छोटा सा हिंट बता रहा हूँ कि ज़्यादातर चीज़ों में सबसे आगे चाइना है और सबसे पीछे पाकिस्तान है। तो ये आप माइंड में सेट रखना कि मैक्सिमम चीज़ों में चाइना सबसे आगे आएगा और पाकिस्तान सबसे पीछे आएगा, बट कहीं कहीं पे इंडिया भी बेटर है, वो कोई चीज़ें हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है कि आपने पढ़ा था एक चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट टर्म 1 में। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कितने प्रोफेशनल्स, कितना अच्छे लोग ग्रो कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में आता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देखो चाइना में सबसे अच्छा है 0.73, देन इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान। तो जो सबसे बेस्ट होगा मैं उसको सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, देखो चाइना में सबसे अच्छा है और पाकिस्तान में सबसे कम। उसके बाद रैंक, इसी के बेसिस पे रैंक आ गई, तो चाइना की रैंक सबसे अच्छी आ रही है और पाकिस्तान की सबसे कम रैंक आ रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो लगभग कितने साल लोग जी रहे हैं, चाइना में 76 और पाकिस्तान में सबसे कम 66.4। वही मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे सबसे अच्छी हैं। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितना प्रतिशत लोग अपनी अच्छे से एजुकेशन पूरी कर रहे हैं। चाइना में सबसे बेटर 7.6% और पाकिस्तान में सबसे खराब, सबसे कम। GDP पर कैपिटा PPP का मतलब क्या होता है हमारे पास? PPP का मतलब ये है कि देखो यूजुअली GDP हर कंट्री अपने अपनी करेंसी की टर्म्स में निकालती है, बट स्टिल हम लोग उसको US डॉलर्स की टर्म्स में लिखते हैं। US डॉलर्स की टर्म्स में इससे लिखते हैं ताकि वो कंपेयर हो पाए। ठीक है, ताकि उसको हम कंपेयर कर पाए, US डॉलर्स की टर्म में GDP को लिखते हैं। तो चाइना में कितना है जी सबसे बेटर, 14,400, और पाकिस्तान में जो पैरिटी वैल्यू है वो सबसे कम है 4866। तो सबसे अच्छा चाइना, सबसे कम पाकिस्तान। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है और सबसे कम चाइना में है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सबसे जो बच्चों की डेथ हो जाती है 1000 1 साल से नीचे जिन बच्चों की डेथ हो जाती है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वो सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में और सबसे कम है चाइना में। सिमिलरली मैटरनल मोर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में और सबसे कम है चाइना में, वही बिकॉज ऑफ गुड मेडिकल फैसिलिटीज़। अच्छा, PPP फिर आप कहोगे आपने बताया नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, फुल फॉर्म US डॉलर्स के टर्म्स में होता है। उसके बाद हम बात करें अगर इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, तो इम्प्रूव सैनिटेशन, साफ़ सफाई सबसे अच्छी है चाइना में और कंपैरेटिवली इंडिया में कम है। उसके बाद पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर भी चाइना में सबसे बढ़िया है और पाकिस्तान में सबसे कम है। देन परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन की बात करें तो चाइना में सबसे बढ़िया रेशो है और पाकिस्तान में सबसे ख़राब रेशो है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ओवरऑल कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे टिल 1970s तीनों ही कंट्रीज़ ने अच्छा सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। उसके बाद लास्ट 3 डिकेड्स हैव टेकन दीज 3 कंट्रीज टू डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पे आ चुकी हैं फिर तीनों कंट्रीज। इंडियन इकॉनमी परफॉर्म मॉडरेटली परफॉर्म करा, बट मेजॉरिटी ऑफ इट्स पीपल इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अभी भी एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा इंडियन डिपेंडेंट है। देयर वॉज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में। इट इज़ येट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मोर देन 1/4 ऑफ इट्स पॉपुलेशन। 1/4 ऑफ पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी भी इंडिया में इंप्रूव करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की बात करें अगर तो काफ़ी स्लो डाउन मैनर में काम कर रहा है बिकॉज ऑफ वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है रेमिटेंसेस के ऊपर, फॉरेन हेल्प के ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान इज होपिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन बाय मेंटेनिंग हाई जीडीपी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एंड पाकिस्तान इज शोइंग इकोनॉमिक रिकवरी बाय पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, रिकवरी भी शो कर रहा है पाकिस्तान का इकोनॉमी। चाइना की अगर हम बात करें, ह्यूमन राइट्स एक मेजर कंसर्न है क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दिया गया है लोगों को। उसके बाद हाउएवर इन द लास्ट 3 डिकेड्स चाइना सक्सीड इन रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ विद द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, ग्रोथ रेट बढ़ा पाए हैं
और गरीबी भी कम हुई है। चाइना हैज़ यूज्ड मार्केट मैकेनिज्म टू क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक और सोशल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी है इन्होंने। बाय रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू कल्टिवेट लैंड, चाइना हैज़ इंश्योर्ड सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी भी मेंटेन करी, लोगों को कहा कि आप काम करो ज़मीनों पे, हमें टैक्स दो, बाकी सब इनकम रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो पब्लिक इंटरवेंशन इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी चाइना में आए हैं। तो कंक्लूजन यही है कि चाइना की पॉलिसीज़ की वजह से इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद वो ग्रो करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं और इंडिया अच्छा काम कर रहा है। और पाकिस्तान कंपैरेटिवली तीनों में सबसे नीचे है, बट स्टिल पाकिस्तान में भी ग्रोथ दिख रहा है हम लोगों को। तो इस तरीके का ये चैप्टर है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। आपको एक बेसिक चीज़ इनका पता होना चाहिए, बस ज़्यादा इसमें से कुछ आने वाला नहीं है, बस हिस्ट्री विस्ट्री थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड याद करना है आपको। और ऐसा एक पक्का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको डेटा दिया होगा, आपको बस कंपेयर करके लिखना होगा और उसका रीजंस लिखने होंगे। तो बहुत सारे रीजंस मैंने आपको इसमें बताए। एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू ज़रूर करना, या जो भी किताब आपके पास है आप पढ़ सकते हो, और डेटा के पीछे मत भागना, डेटा बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो ठीक है, ये दिस इज़ डन। इसके बाद हम लोग मैं अटैच करूँगा 9, 8, 7, वो आप चेक करो और बहुत अच्छे से रिवीजन करो। कंप्लीट वन शॉट इंडियन इकॉनमी आज पूरा हो जाना चाहिए। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहले एनवायरनमेंट होता क्या है? तो बेसिकली जितनी भी प्लैनेट पे हमारे इनहेरिटेंस है और टोटलिटी है सारे रिसोर्सेज के, सबको जोड़ दो तो एनवायरनमेंट बन जाता है। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज, और सभी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। सर बायोटिक मतलब? बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, जितने भी जीवित पशु पक्षी इंसान सब बायोटिक में आ जाते हैं। बर्ड्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, प्लांट्स, फिशरीज, सब बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और नॉन लिविंग सारे के सारे एबायोटिक में आ जाते हैं। एयर, वाटर, लैंड, ये सब एबायोटिक। तो एनवायरनमेंट में बायोटिक भी पाए जाते हैं और एबायोटिक भी पाए जाते हैं। इसके बाद क्या करता है एनवायरनमेंट? सबसे पहले इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज। हम जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल, उसके लिए रिसोर्सेज, चाहे वो कोल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, वो सब रिसोर्सेज प्रोडक्शन के लिए कहाँ से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से मिलते हैं। नंबर 2, एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। अच्छा याद रखना, रिन्यूएबल भी और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जो कुछ समय के बाद खुद रिन्यू होते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो सकते, जो खत्म हो गए तो फिर नहीं मिलेंगे, है ना। देन वी हैव एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। एनवायरनमेंट वेस्ट को भी एसिमिलेट करता है। इतना सारा ह्यूमन बीइंग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, इतना ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। लॉकडाउन में साफ़ सुथरा हो गया था सब कुछ, बट ह्यूमन बींग्स है ना, ये इंसान करता ही ऐसा काम है। तो ह्यूमंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो वेस्ट कहाँ जाता है? वो सब एनवायरनमेंट अपने अंदर एसिमिलेट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। देन एनवायरनमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेन्स लाइफ। पहली बात, हम जीवित अपनी लाइफ चला पा रहे हैं, सस्टेन कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। फूड हो गया, आपको नेचर से मिल रहा है, आप सर्वाइव कर रहे हो, ऑक्सीजन आपको नेचर से मिल रही है। तो आपकी लाइफ जो चल रही है, सस्टेनेबिलिटी है, लाइफ चला पा रहे हो, वो एनवायरनमेंट की वजह से चला पा रहे हो। अगर कुछ भी चीज़ शॉर्ट हो जाती है ना तो लाइफ मुश्किल सी लगती है। सिमिलरली क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि हमें रिवर्स पे जाके, ओशंस पे जाके, माउंटेन्स पे बढ़िया लगता है ना, एक अच्छी फीलिंग आती है कि यार यही ज़िंदगी है। तो एनवायरनमेंट आपको मदद करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस करने में। तो ये तो एनवायरनमेंट के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी हैव प्रॉब्लम्स। एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? 2 प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे पहले तो पॉल्यूशन की समस्या। पॉल्यूशन क्या है सर? पॉल्यूशन आप सब जानते हो यार, अब ये मुझे मत कहना कि आप डिटेल में पढ़ाओ। पॉल्यूशन इज सिंपली इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जब हार्मफुल सब्सटेंसेज आ जाते हैं, एयर में आ जाए तो एयर पॉल्यूशन, जो कि बाइक से होते हैं, कार से होते हैं, फैक्ट्री से होते हैं, इतना स्मोक निकल रहा होता है। वाटर में आ जाए, पानी में आप बहुत सारे केमिकल्स ड्रॉप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, सब पानी में, वाटर पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन, शोर शराबा, अननेसेसरी व्हीकल्स में से आवाज़ें निकल रही हैं, डीजे बज रहे हैं बड़े बड़े, नॉइस पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन आप सब जानते हो, लैंड पे हम ज़मीनों पे सारी की सारी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेस्ट फेंक रहे हैं सब इधर उधर। ये 4 प्रकार के पॉल्यूशंस हैं। ये अब आप देखना यार, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ना टाइम लगाऊंगा। ये है एक्चुअल प्रॉब्लम, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक तो हम अपने रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अभी आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा कोल की शॉर्टेज हो गई थी, तो कोल हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं है जितना हम फटाफट से फटाफट निकालने में लगे। तो एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है और ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ये सब पढ़ते हैं हम लोग। पॉल्यूशन आप जानते हो, वो सभी एक्टिविटीज़ जो प्योरिटी एयर वाटर की ख़राब कर रहे हैं।
काफ़ी बड़ा चैलेंज है ग्रोथ के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। एयर पॉल्यूशन, हवा में होना, स्क्रीनशॉट लो, ये आपको रीड करना है। वाटर पॉल्यूशन, पानी में जब सारे केमिकल्स वगैरह छोड़ दिए जाते हैं, सीवेज छोड़ दिया जाता है। नॉइज़ पॉल्यूशन, साउंड प्रोड्यूस बाय व्हीकल इंजन, साउंड प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रियल मशीन, साउंड प्रोड्यूस बाय मिक्सर ग्राइंडर्स, वॉशिंग मशीन्स, वाटर बूस्टर्स, ये सब। ठीक है, अब आती है हमारी मेजर प्रॉब्लम जो कि है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब कैसा डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का? सबसे पहले तो डिफॉरेस्ट्रेशन, एक प्रॉब्लम डिफॉरेस्ट्रेशन, एक है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। सर दो चीज़ें होती हैं, एफॉरेस्ट्रेशन एंड डिफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन मतलब पेड़ लगाना, डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब पेड़ काटना। अब देखो क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो सारे एरियाज में ना पेड़ काट काट के लोग फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ऑफिसेज बना रहे हैं, तो पेड़ ही खत्म हो जाएंगे यार, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? कितनी प्रॉब्लम आएगी। हमें लैंड को, सॉइल को, इस अर्थ को बचाने की ज़रूरत है। तो मेजर प्रॉब्लम है डिफॉरेस्ट्रेशन। क्या लिखा है? डिफॉरेस्ट्रेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ट्रीज आर फेल्ट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर वुड, लकड़ी के लिए, अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन से अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी अर्बन एरियाज ग्रो कर रहे हैं, और अर्बनाइजेशन से डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं। सिमिलरली बहुत सारे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स जैसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट हो गया, भाखड़ा डैम हो गया, इन सब में पानी की व्यवस्था करी गई है, डैम्स बनाए गए हैं, अलग अलग जगह से पानी निकाला गया है। वो सब रास्ता कहाँ से बना? पेड़ काट काट के ही तो बनाया गया, समझे? इसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्या होता है? जब आप सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाए। ये ज़्यादातर क्यों होता है? या तो विंड्स की वजह से बहुत तेज़ हवा आएगी तो सॉइल की जो अपर लेयर होती है ना, वो सबसे फर्टाइल होती है, उसको अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। या फिर पानी बहुत तेज़ी से आए, बाढ़ वाड़ आए, वो पानी से सारी चीज़ें बह जाती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स वाला अपर लेयर चला जाता है। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑफ लैंड विच अकर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। एक तो सॉइल इरोजन, स्ट्रॉन्ग विंड्स, फ्लड्स की वजह से। उसके साथ साथ एल्कैलिनिटी और सैलिनिटी ऑफ सॉइल। कई बार ज़मीन पे पानी इकट्ठा रहता है, पानी जमा रहता है। पानी अगर आप बहुत ज़्यादा, आप देखना कभी आप किसी प्लांट में ना पानी एक्स्ट्रा भर देना, उसमें जमा कर देना कि पानी भरा रहे, वो प्लांट कुछ दिन में ख़राब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी में ना सॉल्ट वाला एलिमेंट होता है, नमक वाला एलिमेंट होता है, तो सैलिनिटी हो जाती है। नमक रूट्स को ख़त्म कर देता है, जड़ों को ख़त्म कर देता है, न्यूट्रिएंट्स ख़त्म कर देता है, सॉइल ख़राब हो जाती है। सिमिलरली एसिड्स और बेसिस का ना एक कॉम्पोजिशन बिगड़ जाता है, क्योंकि एसिड्स और बेसिस का एक मिक्सचर होता है जो एक लेवल तक ही चलता है, उसके बाद अगर मिक्सचर बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। तो एल्कैलिनिटी और सैलिनिटी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। सैलिनिटी सॉल्ट की मात्रा, एल्कैलिनिटी एसिड्स और बेसिस का मिक्सचर खराब होना। एक्सेसिव वाटर लॉग्ड, अगर टॉप सॉइल पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेता है और सब कुछ खत्म कर देता है, फर्टिलिटी को। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो क्यों रहा है? क्या क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले पॉपुलेशन। भाई साहब सब जगह थक गया मैं तुम्हें पूरे साल पढ़ाता कि हम दो हमारे 11 नहीं चाहिए, हम दो हमारे 2 बहुत हैं, हम दो हमारा 11 से एक्सप्लोजन होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब जोक्स अपार्ट, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है हमारे देश में, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि सभी को रहने के लिए जगह चाहिए, इंडस्ट्री लगानी है, बिजनेस करने, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस सारी चीज़ों में। नंबर 2, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए। दैट इज़ वाई पेड़ काटे जा रहे हैं, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, रूरल एरियाज़ को छोड़ के लोग अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं, तो पूरे के पूरे गाँव ख़त्म करे जा रहे हैं, पेड़ काट काट के शहर बनाए जा रहे हैं। सिमिलरली इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जो सॉइल की क्वालिटी को ख़त्म कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं जिस वजह से एक्सेसिव पॉल्यूशन हो रहा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, बहुत तेज़ी से पेड़ कट रहे हैं। सारी समस्याएं कॉमन समस्याएं हैं, आप लिख सकते हो बड़े आसानी से। देन वी हैव ग्लोबल वार्मिंग। सर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब ओवरऑल हीट बढ़ जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट जब होने लगती है पॉल्यूशन की वजह से, या बहुत ज़्यादा इस तरीके की मशीनें वगैरह जो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ का एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस लाइक वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। मेन इफेक्ट्स क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के? अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा? आइस मेल्ट हो रही है वर्ल्ड वाइड, जिस वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सी लेवल बढ़ रहा है और फ्लडिंग हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी में आइस सारी पिघल रही है, जितनी भी आइस है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हरिकेन्स एंड अदर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, बहुत सारी हरिकेन्स और स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जैसे पोलर बियर्स हैं जो वहीं रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, वो भी एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। सिमिलरली एक प्रॉब्लम है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन क्या है?
हाँ, हमारे बाहर एटमॉस्फेयर से बाहर बहुत सारी यूवी रेज होती हैं जो अर्थ की तरफ आती हैं, हमारे अर्थ की तरफ आती हैं, और अर्थ अपने आप को उनसे बचाने के लिए एक ओजोन लेयर डेवलप कर चुका होता है। आपने पढ़ा होगा, एक लेयर डेवलप कर चुका होता है। जैसे हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं ना बीमारी से, उसी तरीके से ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो अर्थ को बचाती है बाहर की रेज ना आए। बट इतनी ज़्यादा हीट हो चुकी है हमारे इस पर्टिकुलर अर्थ में, इस एटमॉस्फेयर में, कि वो ओजोन लेयर में एक होल हो गया। अब वो ओजोन लेयर खराब हो रही है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारी तरफ यूवी रेज आ रही हैं। यूवी रेज आ रही हैं तो उससे स्किन कैंसर, लंग कैंसर, स्किन डिसीजेज, ये हमें बहुत देखने को मिल रहा है। क्या लिखा है, ओजोन डिप्लीशन रेफर्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और अदर फोर्सेस की वजह से वो क्लोरीन का प्रेजेंस होता है और वो ओजोन लेयर को खराब कर रहा है। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में अगर क्लोरीन और ब्रोमीन बहुत ज़्यादा होगा तो ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या, ये बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है जो यूज़ करा जाता है एसी और रेफ्रिजरेटर में, जो चीज़ें ठंडी करने में यूज़ करते हैं ना, उसमें यूज़ होता है, और यही हमारे लिए बहुत नुकसानदेही है। ठीक है, एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स विच इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, और फायर एक्सटिंग्विशर्स फिर से वही आग बुझाने के लिए, ठंडा करने के लिए यूज़ करा जाता है, उसमें ये पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई नुकसान होता है। अब ये शब्द लर्न करना, एग्जाम में लिखा होगा, ज़बरदस्त नंबर मिलेंगे। अच्छा, ओजोन से हो क्या रहा है, आपको पता ही है, ज़्यादा यूवी रेडिएशंस आएंगी जिससे डैमेज होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को। यूवी रेडिएशन से स्किन कैंसर हो रहा है ह्यूमन बींग्स में, यूवी रेडिएशन से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं ग्रो कर पा रहे। ठीक है, अच्छा, एनवायरनमेंट को सेव कैसे करेंगे, देखो क्या बढ़िया सा आंसर है, हाउ टू सेव एनवायरनमेंट। सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल, सबसे पहले तो आपको जनसंख्या नियंत्रण करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। कम से कम कोशिश करनी है कि पॉपुलेशन लिमिटेड रहे, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, तो पॉपुलेशन कंट्रोल पहला सॉल्यूशन है। सोशल अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करना है कि पेड़ लगाएं, जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, बहुत सारे बच्चे, हमारे यंग जनरेशन देखती है, कि प्लीज़ कोशिश करिए कि आपके आसपास बहुत सारे ट्रीज़ हों, और अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ्स जाके ज़रूर पेड़ लगाएं। अगर हर महीने हो सकता है, मैं भी लगाता हूँ, और आप लोग भी कोशिश कीजिए जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ताकि आने वाली जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब एफॉरेस्टेशन कैंपेन, पेड़ लगाए जाएं। कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन रोका जाए। वेस्ट प्रॉपर्ली मैनेज करा जाए, ये भी पॉल्यूशन के लिए ही है। सॉलिड वेस्ट भी अच्छे से मैनेज करा जाए। तो सभी पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। देन एनवायरमेंट क्राइसिस के क्या रीजंस हैं, ये सब वही है सेम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद एक्सटिंक्शन ऑफ रिसोर्सेज, कंजम्पशन और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं हमारे, ये वही बेसिक चीज़ें जो आप करते आ रहे हो, एयर वाटर पॉल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन की वजह से। तो ये बेसिक आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। लो स्क्रीनशॉट लो इसका। एनवायरमेंट में क्यों क्राइसिस आ रही है, पॉपुलेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सटिंक्शन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स हमारे ख़राब हैं, एयर वाटर पॉल्यूशन की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इंडिया का एनवायरनमेंट का क्या बेसिक स्टेट है, फिलहाल क्या है, देखो लिखा हुआ है, इंडिया इज़ द हैबिटेट ऑफ नियरली 18% ऑफ द पॉपुलेशन। जितनी पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, लगभग 18% लोग भारत में रहते हैं, और सिर्फ जगह कितनी है हमारे पास, 2.5%। एरिया 2.5% है और लोग रहते हैं 18%, तो शॉर्टेज तो होगी ना। नेचुरल एंडोमेंट एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा रीजनरेट हो नहीं रही चीज़ें, एक्सप्लॉइट ज़्यादा हो रही हैं। देन प्रोडक्शन कंजम्पशन, वेस्ट बहुत सारे जनरेट हो रहे हैं और एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से बाहर है वो। उसके साथ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ये सब बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। क्या क्या चैलेंज है हमारे एनवायरनमेंट को, वही सारे चैलेंज है। लैंड डिग्रेडेशन, ज़मीन जो खराब हो रही है उसको रोकना। डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, इनको रोकना। सॉइल इरोजन, सॉइल को बचाना खराब होने से। बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, ये जो हमारे पास से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है, इनको रोकना। और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करना। सभी पॉल्यूशन आने चाहिए वैसे तो यहाँ पे। अब एक टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो सस्टेनेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाला, और डेवलपमेंट तो आप सब जानते हो। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम्स एट रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशंस। मतलब कि हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है हमारे कंट्री में, हमारे देश में, हमारे अर्थ पे, कि हमारी जनरेशन को भी सारे रिसोर्सेज मिले और आने वाली जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस प्रकार से काम करना है कि डेवलपमेंट हो और इस जनरेशन को भी बेनिफिट हो और आने वाली जनरेशन को भी बेनिफिट हो। इसके बाद
द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ कॉज्ड वेरियस प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जैसे कि डाइवर्स क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड, हमने अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करने की कोशिश करी जिस वजह से फर्टिलिटी डाउन हो गई सॉइल की। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप बहुत सारी क्रॉप्स लगातार ग्रो करते रहते हो तो सॉइल को खुद को रिप्लेनिश करने का टाइम नहीं मिल पाता। मिट्टी को भी तो समय चाहिए ना, क्योंकि क्रॉप तो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, सारे न्यूट्रिएंट्स, तो हमारी जो मिट्टी है उसको भी तो समय लगेगा ना रिप्लेनिश होने में, लेकिन हम ग्रो करते रहते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद एक्सेसिव माइनिंग हो रही है, आयरन की, कोल की, गोल्ड की, सिल्वर की, ये बहुत ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। स्मोक और बहुत सारे अदर इंजीनियस एमिशंस हैं जो फैक्ट्री से निकल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से निकल रहे हैं, ये भी हमारे लिए बड़े खतरनाक हैं। अब क्या करा जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो सस्टेन्ड राइज होना चाहिए, लगातार बढ़ना चाहिए। एक तो पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर, पर पर्सन इनकम बढ़े, हर कोई कंट्रीब्यूट करे, और वेलफेयर भी बढ़े लोगों का, लोग कंट्रीब्यूट करें वेलफेयर के लिए, अच्छे अच्छे पेड़ लगाएं, रिवर्स का ध्यान रखें, नेचर का ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को तरीके से यूज़ करो, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन मत करो, उनको रेशनली यूज़ करो, समझदारी से यूज़ करो। पॉल्यूशन का कंट्रोल रखो, चेक रखो कि अननेसेसरी पॉल्यूशन ना हो। उसके बाद क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको मदद करेंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरा करने में, मतलब कि बढ़िया तरीके से आप चल पाओगे और आपकी अगली जनरेशन को भी दिक्कत ना आएगी। सबसे पहले यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज। आप कौन से एनर्जी सोर्सेज यूज़ करो? नॉन कन्वेंशनल। सर कन्वेंशनल जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, अभी नॉन कन्वेंशनल जैसे सोलर एनर्जी यूज़ करो, विंड एनर्जी यूज़ करो, जिसमें रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन ना हो बहुत ज़्यादा। अब सोलर एनर्जी हमारे पास, सन तो है ही है, एक बहुत बड़ा पावर हमारे पास हमेशा से है, तो इससे एनर्जी यूज़ करो, ठीक है। सिमिलरली क्लीनर फ्यूल्स यूज़ करो, ऐसे फ्यूल यूज़ करो जो कि आपके एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ना करें। आप पेट्रोलियम व्हीकल छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर सकते हो, जो शायद एक बेटर ऑप्शन होंगे आने वाले समय में। मिनी हाइडल प्लांट्स लगाए जाएँ जिससे प्रॉपरली वाटर का भी सिस्टमैटिक बने एक अरेंजमेंट, और पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। उसके साथ ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस को फॉलो करा जाए, ध्यान रखा जाए कि पहले किस तरीके से लोग जंगल को बचाने की कोशिश करते थे, वन को बचाने की कोशिश करते थे, फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करते थे, वो सब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दोबारा से प्रैक्टिस में लाई जाएँ। उसके बाद बायो कंपोस्ट, और बायो कंपोस्ट का मतलब आप नेचुरल जो मैन्योर्स और कंपोस्ट हैं वो यूज़ करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स अवॉइड करो। उसके साथ कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, बायोपेस्ट कंट्रोल करना है आपको, बचा के चलनी है सारी चीज़ें, किसी भी प्रकार की वही बात केमिकल चीज़ें यूज़ नहीं करनी। चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कोई भी ऐसा पैटर्न जो आपका प्रोडक्शन और कंजम्पशन में यूज़ होता है जो अनसस्टेनेबल है, जिससे आपके रिसोर्सेज खत्म होने का खतरा है, उन्हें आप चेंज कर दो। आप वो चीज़ें यूज़ करो जिससे आपके रिसोर्सेज खराब ना हो, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड रहें। तो ये बेसिकली हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो यूज़ करके हम अच्छा काम कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज आ गई, ये फीचर्स आ गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आ गया, और इससे पहले आपने सब चैलेंजेस वगैरह देख ही लिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। ठीक है, देखो ये जो इंडियन इको है ना तुम्हारी, इसमें वो टॉपिक्स हैं जो हम लोग 8, 9, 10, 7 ये बेसिक टॉपिक्स जो बच्चे वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं, तो बस लिखना आना चाहिए, और तुम्हें स्पेसिफिक टिप्स दूंगा स्पेसिफिकली कि कैसे लिख के आने हैं आंसर्स, ताकि थोड़ा बहुत गलत भी लिखोगे ना नंबर बढ़िया आएंगे। टेक्निक चाहिए नंबर लेने के लिए सीबीएसई में। क्या है जी सबसे पहला टॉपिक आता है कि हु इज कंसिडर्ड एज अ वर्कर। हम वर्कर किसे कंसिडर करते हैं? देखिए जी, मेरा पेन कहाँ चला गया, सबसे पहले पेन ढूंढ लूँ मैं। तो वर्कर किसको बोलते हैं? एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक इंसान जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, कोई लॉयर हो, यानी प्रोफेशनल्स भी वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। सभी लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी लिविंग सस्टेन करने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए, वो सब वर्कर्स हैं। ठीक है, अब कौन कौन इंक्लूड होंगे? पीपल हु आर पेड बाय एन एम्प्लॉयर, यानी कि पहली बात जो जॉब्स वाले हैं जो किसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद अपने लिए काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज पीपल हु रिमेन टेम्पररी एब्सेंट फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस, इंजरी और अदर फिजिकल डिसेबिलिटी, बैड वेदर, फेस्टिवल, सोशल रिलीजियस फंक्शंस, etc.
यानी अगर कोई वर्कर छुट्टी लेता है ना तो भी वो वर्कर रहेगा, ये नहीं कि छुट्टी ले ली तो आज मैं वर्कर नहीं हूं, आज मैं बेरोजगार हूं, नहीं नलायको, नहीं, वर्कर है। चलो, नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं हमारे पास। देखो एक डेटा वाले सवाल है, डेटा रटने की जरूरत नहीं है, मैं टर्म 1 में भी बोला था, एक भी सवाल नहीं आया, इतने सालों से बोलता आ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन डेटा पे नहीं आता। डेटा का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको डेटा गिवन होगा, सिर्फ आपको एनालाइज करने को बोलेगा। अब जितनी किताबें उतना अलग डेटा, जितने सोर्सेज उतना अलग डेटा, कहाँ तक रटोगे, तो टेंशन नहीं लेनी, डेटा एक बार बस वैसे ही अंडरस्टैंड करना सीखो। 11-12 में वर्कर्स जो थे वो 473 मिलियन पर्सन्स थे। 70% जो वर्कर्स हैं वो मेल वर्कर्स हैं और रेस्ट फीमेल वर्कर्स हैं। बस इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो मेजॉरिटी है वर्कर्स की वो मेल वर्कर्स की है, ठीक है। इसके बाद रूरल वेमेन पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एज कम्पेयर टू अर्बन वेमेन। वेरी गुड पॉइंट कि अगर हम फीमेल वर्कर्स में जाएं तो रूरल एरियाज में वेमेन ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं और अर्बन एरियाज में वेमेन कम पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। ध्यान से समझना, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। लेबर सप्लाई से शुरू करता हूं। एज अ वर्कर मैं कितना लेबर आपको देना चाहूंगा कॉरस्पॉन्डिंग टू अ वेज रेट, मतलब आप मुझे पैसे बताओ कि आप मुझे कितना पैसा दोगे, उस पैसे के हिसाब से मैं आपके लिए कितना घंटा काम करना चाहूंगा, ये लेबर सप्लाई है। यानी नाम में ही है, मैं कितनी लेबर अपनी सप्लाई करूंगा कॉरस्पॉन्डिंग टू अ रेट। कौन सा रेट, वेज रेट। वेज रेट शब्द याद रखना लेबर सप्लाई में, ठीक है। लेबर फोर्स, नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, ऐसे लोग जो विलिंग टू वर्क है, काम करना चाह रहे हैं। डजंट मैटर कि क्या पैसा मिलेगा, वो कह रहे हैं बस भाई काम दे दो, बस काम मिलना चाहिए। तो नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग या विलिंग टू वर्क वो आ जाते हैं लेबर फोर्स में, नॉट रिलेटेड टू एनी वेज रेट। वर्क फोर्स जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स कौन सा होता है, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल 100 लोग काम करना चाहते हैं और 40 लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो 60 कौन से हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए या नहीं हो गए। तो नंबर ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड अगर आपको निकालना हो तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, 100 माइनस 40, 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो जी, वर्कर पॉपुलेशन रेशो। वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या है, ये इंडिकेटर है जिससे आप एनालाइज करते हो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बाय द पॉपुलेशन, ठीक है। जितने भी वर्कर्स हैं डिवाइड बाय पॉपुलेशन इनटू 100 कर दो, वर्कर पॉपुलेशन रेशो आ जाता है, सिंपल सी चीज। वर्कर पॉपुलेशन रेशो इन इंडिया क्या है, देखो जी, अगर हम ध्यान से देखें तो रूरल में 54.3% मेन, ठीक है, और 24.8% हमारे पास वेमेन, ओके। इधर अगर आप देखो 54.6% आपके पास क्या आ जाती हैं अर्बन एरियाज में मेन, और 14.7 आपके पास क्या आ जाती हैं हमारे पास वुमेन। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशो अगर आप करके चलोगे तो इस तरीके का कुछ डेटा गिवन है, ठीक है। डेटा बेस्ड आपको बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, डेटा की टेंशन मत लिया करो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे कुछ की कंक्लूजन्स हैं। रूरल पीपल ज़्यादा प्रोपोर्शन में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, एजुकेशन लेवल से फ़र्क पड़ता है, कुछ खास इसमें नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट, कितने प्रकार के एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो कितने प्रकार से एम्प्लॉयड हो सकते हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट 2 प्रकार का होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं, जो अपने ही कार्य में, अपने ही बिजनेस में एंगेज होते हैं, ठीक है। मैंने कोई अपनी शॉप करी, कोई डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई लॉयर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, एक MBA जॉब कर रहा है, या उस MBA ने अपनी बिजनेस खुद सेटअप कर लिया। अब देखो, अगर वो जॉब कर रहा है तो वो हायर्ड है, वो किसी ना किसी के पास काम कर रहा है। अपना खुद का कुछ सेटअप करा तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कौन लोग होते हैं, These are those who are engaged in their own business या own profession। और hired कौन होते हैं, who work for others, render their services to others as a reward, get wages और salaries। अब जो hired हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, casual और regular, ठीक है। यूजुअली 52% सेल्फ एम्प्लॉयड है, 48% हायर्ड है, यानी लगभग बराबर रेशो है भारत में। अब जो कैजुअल और रेगुलर है, इनमें क्या फर्क होता है। रेगुलर होते हैं जो रेगुलर जॉब्स हैं जिनको फिक्स्ड मंथली सैलरीज मिलती है, जिनकी परमानेंट जॉब्स हैं, और कैजुअल होते हैं जिनकी परमानेंट नहीं है, ये डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली बेसिस पे कमाते हैं, इनका कोई फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। आज काम यहाँ है, कल कहीं और है, परसों कहीं और है, फिर कहीं और है, तो ऐसे काम करते हैं ये लोग, ठीक है। क्या लिखा है हमारे पास, अब देखो, कैजुअल वर्कर्स डेली वेजर्स होते हैं और रेगुलर वर्कर्स परमानेंट पे रोल पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर नॉट गिवन एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। कैजुअल को किसी भी प्रकार का कोई सोशल बेनिफिट नहीं मिलता, जैसे कोई पेंशन,
कोई ग्रेचुटी, या ग्रेचुटी होता है ना जो बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट में लास्ट में मिलता है, एज अ ग्रेटिट्यूड एक एम्प्लॉय को पैसा दिया जाता है। प्रोविडेंट फंड, कोई पीएफ वगैरह, सेफ्टी नहीं मिलती, ठीक है, इनको मिलती हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये रेगुलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद कैजुअल वर्कर्स यूजुअली अनस्किल्ड होते हैं या लेस स्किल्ड होते हैं। अब तो इसमें भी स्किल्ड वर्कर्स आने लगे हैं, लेकिन वो कम स्किल्ड होते हैं, लेकिन इसके अंदर वो स्किल्ड ही होते हैं यूजुअली, ठीक है। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, अगर हम एम्प्लॉयमेंट को देखें बाय जेंडर तो इस प्रकार के चार्ट्स, फिर बोलूँगा रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ने आने चाहिए। देखो हमारे पास मेल वर्कर में 51% ये ब्लू वाला रेशो है, तो 51% सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। फीमेल में 56% सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद 29% कैजुअल है और 20% ये रेगुलर है। यानी अगर हम मेल में बात करें तो मैक्सिमम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, देन कैजुअल है, देन रेगुलर है, यानी सबसे कम रेगुलर है। फीमेल में अगर हम बात करें सेम 56% सबसे ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड है, फिर कैजुअल है, फिर रेगुलर है। बस ये पता होना चाहिए। ऐसे ही ये एक डेटा दिया हुआ है, बस ये इस फॉर्म में दे दिया, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 49% प्राइमरी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, 24% सेकेंडरी सेक्टर में, देन टर्सरी सेक्टर में 27%। यानी हमारे भारत में अभी सबसे ज़्यादा किस में हो गया, प्राइमरी एग्रीकल्चर, उसके बाद फिर 27 टर्सरी सर्विस सेक्टर में और फिर प्रोडक्शन सेक्टर में, ठीक है। रूरल अर्बन डिवाइड, वही मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आ गया ना डेटा, बहुत अच्छे। इसके बाद हमारे पास क्या होता है जी, अब हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, कैजुअलाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ हो रही है सर, किस चीज़ की ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की। इकोनॉमी तो ग्रो कर रहा है लेकिन जॉब नहीं है, जॉब नहीं है सर, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। देखो सिंपल सी बात है यार, जब भी टेक्नोलॉजी ग्रो करती है, बैंक की बात कर लो, बैंक में क्या है जी, कंप्यूटर्स आ गए। पहले 10 लोग बैठ के वो काम कर रहे थे कॉपी पेन में, धीमे 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 लगे हुए थे काम करने में, लेकिन फिर क्या हुआ, कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर ने एकदम से फटाफट से क्विकली काम कर दिया, लेकिन कंप्यूटर तो एक ही चलाएगा ना, 9 की नौकरी गई, 9 लोग को बाहर भगा दिया। अब एक ही आ गया ना, 9 लोग तो बाहर चले गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ग्रोथ तो बहुत तेजी से होगी क्योंकि काम तो बढ़ेगा कंप्यूटर से, लेकिन जॉबलेस होगी, जॉब भी तो चली जाएगी लोगों की। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे जैसे रोबोटिक्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रहा है, तो मशीनें ही काम कर रही हैं, लोगों को जॉब्स कम मिलेंगी। इसको जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं, बहुत बड़ा कंसर्न है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन जीडीपी इज इंक्रीजिंग ओइंग टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी बट विदाउट एनी राइज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही लोगों को, समझ रहे हो, दैट इज वाई इसीलिए बोलता हूँ स्किल बहुत जरूरी है, स्किल्स पे काम करो, ठीक है। कैजुअलाइजेशन क्या होता है सर, अभी आप पढ़ के आए ना, रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स। अगर अब रेगुलर में लोगों को अच्छा पैसा ना मिले, रेगुलर में लोगों को परमानेंट काम ना मिले, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिले उस सेक्टर में, तो जो लोगों का ध्यान है ना वो कैजुअल सेक्टर की तरफ चला जाता है कि यार कैजुअल बढ़िया है, डेली बेसिस पे काम करो, पैसा कमाओ। तो अगर लोगों का इंटरेस्ट किसी इकोनॉमी में कैजुअल की तरफ ज़्यादा है, यानी कैजुअल वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं और रेगुलर वर्कर्स कम होते जा रहे हैं, इसको कैजुअलाइजेशन बोलते हैं। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स टेंड्स टू इंक्रीज ओवर टाइम। इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन के लिए आपको पहले एक चीज पढ़नी पड़ेगी, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। देखो फॉर्मल सेक्टर कौन है, फॉर्मल सेक्टर में सबसे पहले याद रखना कि, लिख देता हूं मैं, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर को हम फॉर्मल बोलते हैं यूजुअली, ठीक है। इनफॉर्मल हम किसको बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर विद लेस देन 10 वर्कर्स। मतलब कि इनफॉर्मल होता है सभी प्राइवेट एंटरप्राइज जिसमें 10 या 10 से कम लोग काम कर रहे हैं। अगर 10 से ज्यादा हो गए तो फिर वो इधर आ जाता है, यानी कि सभी पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस जिसमें 10 या 10 से ज्यादा वर्कर हो जाते हैं। तो फॉर्मल में या तो पब्लिक तो आएगा ही आएगा, उसके साथ अगर कोई प्राइवेट एंटरप्राइज है जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो फॉर्मल में आ जाता है। इनफॉर्मल प्राइवेट आता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जिसमें 10 से कम लोग काम कर रहे हो, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं, इसको अनऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और ये अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। अब फॉर्मल सेक्टर में लोगों को यूजुअली वही सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। सर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वही प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन। ये ग्रेविटी किसने लिख दिया भाई, ग्रेचुटी, ठीक है।
और इन्हें ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ये अपने ट्रेड यूनियंस बनाते हैं सर। ट्रेड यूनियंस मतलब आपने देखा है ना, संस्थाएं होती हैं, यूनियंस होती हैं, इनकी पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे किसी लॉयर को कुछ कह दिया, सारे के सारे स्ट्राइक पे चले गए, डॉक्टर को बोल दिया, सारे के सारे स्ट्राइक पे चले, तो यूनियन की वजह से आते हैं। एक उनमें एकता है, यूनिटी है। तो ट्रेड यूनियन ये लोग बना लेते हैं, ये नहीं बना पाते हैं ऐसी कोई भी ट्रेड यूनियन। अब व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन? अगर इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा बड़ा हो रहा हो और फॉर्मल इतना ग्रो ना कर रहा हो, यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस बन रही हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है इनफॉर्मलाइजेशन में? अब इट इज डिफाइंड एज सिचुएशन वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन, फॉर्मल कम हो रहा है एंड इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू राइज, इनफॉर्मल बढ़ता जा रहा है, इसी को हम इनफॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो बहुत ही सिंपल है यार, इनफॉर्मलाइजेशन समझ गए आप लोग। देन वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट। अरे वाह सर, अनएम्प्लॉयमेंट तो इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है जी? व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट आर नॉट गेटिंग एनी वर्क। लोग काम करना चाहते हैं, दे आर विलिंग एज वेल एज एबल, करना भी चाहते हैं और एबल भी हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा। यही तो अनएम्प्लॉयमेंट है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट बट आर नॉट गेटिंग एनी वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट भारत में कितने प्रकार का है? रूरल अलग कर दो, अर्बन अलग कर दो। रूरल एरियाज में हमें कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है? डिसगाइज्ड और सीजनल। अर्बन में इंडस्ट्रियल और एडुकेटेड। देखो डिसगाइज्ड कौन सा होता है? डिसगाइज्ड हमें यूजुअली लैंड पे देखने को मिलता है, जहां पे मोर पीपल आर एंगेज्ड देन रिक्वायर्ड पीपल। मतलब जमीन पे 8 लोगों की जरूरत है, काम कर रहे हैं 12। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हमें देखने को मिलता है यूजुअली, तो 12 लोग काम कर रहे हैं बट रिक्वायरमेंट कितने की है? सिर्फ और सिर्फ 8 की। तो जो एक्स्ट्रा 4 है ना, वो बस आंखों से काम करते हुए दिख रहे हैं, एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड ही हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अ सिचुएशन व्हेन मोर पर्सन्स आर एंगेज्ड इन अ प्रोडक्शन एक्टिविटी देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। सीजनल कौन से होते हैं? द अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स एट सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। सीजनल में क्या है? जैसे फार्मिंग एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, एक सीजन में क्रॉप होती है, दूसरे सीजन में उसको ग्रो करने में समय लगता है। हमारे आसपास बहुत सारे आइसक्रीम सेलर्स हैं जो गर्मी में काम होता है उनका, विंटर्स में इतना अच्छा काम नहीं होता, तो ये सब सीजनल में आ जाते हैं। तो डिसगाइज्ड और सीजनल। अगर इधर चलूँ, अब रूरल में तो हो गया पूरा, अर्बन में। अर्बन में पढ़े लिखे एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल कौन सा होता है? वो लोग जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, बट वो इंडस्ट्रीज में काम करना चाह रहे हैं, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड में, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। देन वी हैव एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एडुकेटेड कौन सा होता है? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें हमारा जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिग्री ओरिएंटेड है, यानी दुनिया भर के लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं बट काम के नाम पे उन्हें कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज हैं। डिग्री आजकल इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई है जिनकी आप फीस पे करते रहो, डिग्री लेते रहो, फीस पे करते रहो, डिग्री लेते रहो। अगर आपसे पूछा जाए स्किल के नाम पे आपके पास क्या है, तो जीरो है, तो काम कहाँ से मिलेगा? ऐसे लोगों के लिए होता है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एजुकेशन सिस्टम इज लार्जली डिग्री ओरिएंटेड rather than job oriented. Hence, degree holders often fails to find jobs and this situation is known as educated unemployment. इसके बाद हमारे पास कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं, कुछ अलग तरीके की बेरोजगारी होती है जो हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वही एक जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक इंडिविजुअल पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा जिसके पास स्किल है, विलिंगनेस है, एबिलिटी है, बट काम नहीं मिल रहा है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल हमें किसी भी इकोनॉमी में स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से देखने को मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, रिक्वायरमेंट किसी और प्रकार के वर्कर की है और अवेलेबिलिटी किसी और प्रकार के वर्कर की है, उसको हम कौन सा बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। अब स्ट्रक्चरल के बाद हमारे पास देखो, मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ स्ट्रक्चरल का। मैंने ये बोला कि हमारे को आज की डेट में रिक्वायरमेंट है ऐसे लोग जो अकाउंट्स बनाना जानते हो, वो कौन से वे में? कंप्यूटर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। बट अभी हमारे वाले बच्चों को अकाउंट्स कैसे बनाना आता है? पेन पेपर पे, कॉपी पे। भाई अब सिस्टम चेंज हो गया ना,
अब आपको सॉफ्टवेयर वाली अकाउंटिंग आनी चाहिए, तो वो अनएम्प्लॉयड अगर होंगे तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। इसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है जी? अंडर एम्प्लॉयमेंट एक बहुत सिंपल सा सिचुएशन है जहां पे आप जितना काम कर सकते हो उससे कम काम मिल रहा है आपको, यू आर अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है जी? इन विच यू आर वर्किंग लेस देन यू आर एबल टू वर्क। मुझे कोई कहे कि मैं 8 घंटा पढ़ा सकता हूं बट मुझे सिर्फ 2 ही घंटे का काम कर रहा है, तो मैं अंडर एम्प्लॉयड हूं, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज सिंपली द टाइम गैप बिटवीन 2 जॉब्स। मैंने एक जॉब करी, मैं चेंज करना चाहता हूं, एक छोड़ दी, दूसरी अभी मिली नहीं, बेरोजगार रह जाऊंगा ना बीच में, वो होता है फ्रिक्शनल। इट इज द टाइम गैप बिटवीन 2 जॉब्स। साइक्लिकल, साइक्लिकल बिजनेस साइकिल की वजह से होता है। सर बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल देखो, बिजनेस साइकिल ऐसी होती है, जब बिजनेस जबरदस्त ऊपर होता है उसको बोलते हैं बूम, बिजनेस गिर रहा होता है तो रिसेशन, बिजनेस बिल्कुल गिरा हुआ होता है तो डिप्रेशन, फिर जब ग्रो करता है तो रिकवरी। तो बेसिकली जब बिजनेस डिप्रेशन में हो या रिसेशन में हो, यानी बिजनेस डाउनफॉल पे हो, उस सिनेरियो में लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, तो उनको हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बेटा जी? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बड़ा बेसिक सा सवाल है यार, ये तो बच्चे भी लिखते हैं। क्या क्या कॉजेज हैं? बेरोजगारी क्यों है? सबसे पहले जनसंख्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हम दो हमारे 11 अभियान। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हमें देखने को मिलते हैं भारत में बहुत सारे बच्चे, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक मेजर कारण है। रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, जॉब्स इतनी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो है, हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है बट उस रेट से नहीं कर रहा जो रेट हमें चाहिए। उसके बाद इंडिया एक फार्मिंग कंट्री है, मैक्सिमम लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट है अपने काम के लिए, बट वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी भी आज की डेट में भी अभी आप पढ़ के आए हो 50% वर्कर प्राइमरी सेक्टर में है, तो उस सिनेरियो में भी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होगी तो कैसे काम मिलेगा। एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, दैट इज वाई लोगों को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम एक बड़ा कारण है जिससे हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। रिक्वायरमेंट कम लोगों की है, ज़्यादा लोग उसी जगह काम कर रहे हैं। मोबिलिटी ऑफ लेबर बहुत कम है, यानी मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, लोग मूव नहीं करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं, रेजिस्ट करते हैं, वहीं काम ढूंढना चाहते हैं जहाँ पे वो है। तो मोबिलिटी अगर नहीं होगी तो काम कैसे बढ़ेगा? तो देयर इज लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर अक्रॉस नेशन, दैट इज वाई अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस करा जाएगा सर? क्या क्या चीज़ें हैं? प्रोडक्शन बढ़ाई जाए सबसे पहले तो, अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फिर बेसिकली लोगों को काम मिलेगा, फिर सामान बिकेगा, लोग खरीदेंगे, पैसा आएगा, तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, प्रोडक्टिविटी का मतलब लोगों को स्किल्स सिखाई जाए ताकि वो कम समय में ज़्यादा काम कर पाएँ, ताकि उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हों, उनकी जॉब्स अच्छी हों। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, पूरा आपको डिग्री ओरिएंटेड ख़त्म करके वर्क ओरिएंटेड सिस्टम बनाना है ताकि लोगों को काम पे ध्यान दिया जाए, डिग्री पे नहीं। तो ये चीज़ है। प्रोडक्शन की टेक्निक्स प्रॉपर लाई जाए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें बैलेंस बन जाए लेबर इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव में, इंसेंटिव बोल रहा हूँ, इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव में। पूरा दिन इको पढ़ाते पढ़ाते ना इंसेंटिव चलता रहता है। अब देखो प्रॉपर टेक्निक क्या, जैसे हम लोग अगर कैपिटल इंटेंसिव में चले जाएंगे, मशीनें लगा देंगे, तो इतने जनसंख्या तो पहले ही बेरोजगार है और बेरोजगार हो जाएंगी, और सब लेबर में चले जाएंगे तो फिर ग्रो कैसे करेंगे, कंपटीशन कैसे फेस करेंगे। तो प्रॉपर टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो और हम ग्रो भी कर पाएं। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बहुत सारे लॉन्च कर ही रही है, बट फिर भी अभी हमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। उसके बाद हमें अपनी मैन पावर को भी प्रॉपर प्लानिंग करना होगा। ये एक किसी भी इकोनॉमी का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। इंडिया में इतना मैन पावर है, अगर इसको पॉजिटिवली यूज़ करा जाए तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हो सकता है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो मैन पावर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से इसको प्लान करके चलोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे, इंडिया बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मैन पावर प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्या आता है सर? इसके बाद आता है सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या करा है। देखो बहुत आसान है, ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं ताकि वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा पाए, ठीक है, कम से कम जॉब सेटिस्फैक्शन तो मिले लोगों को,
और सेफ्टी भी मिले, ये इंश्योर करना चाहती है सरकार। इसमें गवर्नमेंट ने एक तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करी, ठीक है, बहुत सारे सरकारी विभागों में जो गवर्नमेंट अपने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती ही है। उसके साथ साथ प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें टू गवर्नमेंट एंटरप्राइज विच विल ऑल्सो रेज देयर आउटपुट। अगर प्राइवेट एंटरप्राइज गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को रॉ मटेरियल देंगी तो उनका भी सेल बढ़ेगा, उनकी भी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो उनके पास भी लोगों को जॉब्स मिलेगी, काम मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ठीक है जी। उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट। डायरेक्ट तो गवर्नमेंट अपने विभागों में काम दे रहा है, इनडायरेक्ट मतलब प्राइवेट से सामान खरीद रहा है, तो प्राइवेट को भी जरूरत पड़ेगी ना सामान बनाने की, तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये योजनाएं आपने पॉवर्टी में भी पढ़ी थी कि पॉवर्टी हटाने के लिए भी सरकार ये सब काम कर रही है, तो भाई काम जॉब्स दोगे तभी तो पॉवर्टी खत्म होगी। उसके बाद स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स, ये अभी के रिसेंटली लॉन्च्ड कैंपेन्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करे हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हों। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, ये सब आप लिख के आओगे अगर, तो फिर उस सिनेरियो में आपको फुल मार्क्स मिलने तय हैं। और इसी के साथ भाई और बहनों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे एक अगला चैप्टर जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए इसको खत्म करते हैं और वो शुरू करते हैं। चलिए जी शुरू करें अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर। आ जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इट रेफर्स टू द सपोर्ट सिस्टम। याद रखना भाई और बहनों, सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है सर? आज मैंने जरा 2-4 गवर्नमेंट रैलीज देखी थी तो वो फीलिंग आ रही है मुझे। सपोर्ट सिस्टम देखो यार, अगर मैं बात करूं किसी भी इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए तो वहाँ पे एक सपोर्ट चाहिए, एक प्रॉपर वे चाहिए। जैसे अगर मुझे कुछ प्रोडक्शन करना है तो मुझे प्रॉपर मशीन चाहिए, ज़मीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। उसके बाद अगर मैं ट्रांसपोर्ट करूँगा तो रोड्स चाहिए, मुझे लेबर चाहिए तो उसके लिए मुझे प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट होने में मदद करती हैं। उन सभी चीज़ों को हम सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, उन सभी चीज़ों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम which directly influence all the economic activities by way of enhancing the productivity of the factors of production along with improving the quality of life। इंफ्रास्ट्रक्चर कितने प्रकार का होगा सर? 2 प्रकार का होगा, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है सोशल। इकोनॉमिक हमारे पास इकोनॉमी से रिलेटेड और सोशल सामाजिक समाज से रिलेटेड। इकोनॉमिक क्या है? It refers to such elements of support system which serves as a driving force for production activity, जो आपको प्रोडक्शन करने में मदद करेगा, जैसे कि एनर्जी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, जैसे कि कम्युनिकेशन। एनर्जी चाहिए ना, फ्यूल चाहिए ना, कोल चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, कम्युनिकेशन चाहिए ना, लोगों तक कम्युनिकेट करने के लिए, अपने इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो प्रोडक्शन में पैसा कमाने के लिए आर्थिक वे में अगर देखा जाए, इकोनॉमिक वे में अगर देखा जाए तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो वो एलिमेंट्स जो आपको मदद करेंगे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, कंट्री को डेवलप करने के लिए, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज़, ये सब इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? सोशल के बाद क्या आता है? सोशल के बाद हम कहते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर की। वाई इज इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट? नंबर 1, ये पूरी इकोनॉमी को फंक्शन करने में मदद करता है। क्या आप सोच सकते हो बिना अच्छी ट्रांसपोर्ट के इकोनॉमी, बिना अच्छी कम्युनिकेशन के इकोनॉमी, बिना अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ के इकोनॉमी सोच सकते हो क्या? नहीं सोच सकते ना। तो पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जितनी अच्छी एजुकेशन होगी, जितनी अच्छी हेल्थ होगी, उतना इकोनॉमी डेवलप होगा या नहीं होगा? तो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी जॉब्स होंगी, बिजनेसेस होंगे, अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, उसके साथ साथ आप थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हो तो आप हिल्स पे जाते हो, आपको वहाँ रिलैक्स फील होता है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा ना। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी तभी तो काम मिलेगा, बड़े बड़े बिजनेसेस होंगे तभी तो काम मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। इट फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देश को आउटसोर्सिंग बहुत मिलती है। भारत में आउटसोर्सिंग इतनी क्यों होती है? क्यों बाहर से काम मिलता है?
इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त है, लेबर चीप अवेलेबल। उसके बाद इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, लोग अट्रैक्ट होते हैं उस कंट्री की तरफ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होता है। इंडिया ग्रो कर रहा है, पूरे वर्ल्ड की डिमांड में है, रीज़न इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा कैप्चर कर पा रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंस आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेट है फिलहाल। लेट्स सी कि क्या चल रहा है इंडिया में। अब देखते हैं कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालात है फिलहाल। स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल लिव्स इन रूरल एरियाज, ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। रूरल पीपल स्टिल यूज फ्यूल वुड, वो लोग लकड़ी का यूज करते हैं एज अ फ्यूल टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। रूरल पीपल को काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है टू फेच फ्यूल, वाटर एंड अदर बेसिक नीड्स। सेफ ड्रिंकिंग वाटर और पक्का हाउसेज इज स्टिल अ ड्रीम, मतलब अभी भी हमें ये चीज़ों पे काम करना है। रूरल एरियाज में ज़्यादा फोकस करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाना है, समस्याएं हैं काफ़ी ज़्यादा। पक्के हाउसेज उनका अभी भी ड्रीम है। और इंडिया में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सो इंडिया नीड्स टू बूस्ट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट। एनर्जी हमारे पास डिलीटेड है, एनर्जी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। एक छोटा सा चीज़ मैं तुम लोगों को ज़रूर पावर जनरेशन में कहना चाहूँगा, इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ना कि पावर जनरेशन कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर। थर्मल कौन सा होता है, जो पुराने समय में कोल, ऑयल, नेचुरल गैस से पावर जनरेट होती थी, आजकल पानी से होती है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक। न्यूक्लियर जो केमिकल से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम की मदद से होता है, ठीक है। हेल्थ, ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ रहा होगा। व्हाट इज हेल्थ बेसिकली? हेल्थ मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, हेल्थ में दोनों चीजें आएंगी, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ठीक है। इट डजंट सिंपली मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर कोई बीमार नहीं है, डजंट मीन्स कि वो हेल्दी है। हो सकता है वो मेंटली डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, स्ट्रेस में हो, है ना। गुड हेल्थ इंप्लाइज आपकी मेंटल एबिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ एक एमर्जिंग चैलेंज है, हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश में। क्यों है वो चैलेंज? नंबर 1, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। अनइक्वल से सर क्या मतलब? मतलब ये बेटा जी कि मैं अपने ही शहर की बात करूं, आई एम फ्रॉम सहारनपुर, इस शहर में अगर कोई सीरियस डिजीज हो जाए, मतलब बेसिक इलाज तो हो जाता है, बट अगर किसी का एक्सीडेंट है बहुत बड़ा, किसी की कोई सर्जरी होनी है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे बाहर भेजा जाता है, उसे रेफर कर दिया जाता है बड़े हॉस्पिटल्स में। तो क्यों नहीं है हमारे शहर में ये फैसिलिटीज़? और हम तो शहर में रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ केयर का, सबसे बड़ा चैलेंज। कम्युनिकेबल डिजीजेज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि भाईचारा बहुत ज़्यादा है। कोरोना के बाद जब स्कूल्स खुले तो बच्चों को आ गया बेटा दूर रहना, सब जाके मिल रहे हैं, अरे क्या हाल चाल है, कैसा रहा फिर छुट्टियां, खूब गले मिले बच्चे। कम्युनिकेबल डिजीजेस तो फैलेगी ना यार, तो ठीक है हमारे में प्यार बहुत है बट फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। पुअर मैनेजमेंट काफ़ी पुअर है। अगर हॉस्पिटल्स हैं तो डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स हैं तो हॉस्पिटल्स नहीं है, मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं हम प्रॉपर। प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हेल्थ सेक्टर में और वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो काफ़ी अनअफोर्डेबल हो जाता है वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए। तो प्राइवेटाइजेशन अगर है तो उसमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट गवर्नमेंट compete करे प्राइवेट सेक्टर के साथ और थोड़ा प्राइजेस लो हो सके। इसके बाद पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस काफ़ी ख़राब है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर का। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं हमें देखने को मिलती, सैनिटेशन आप जानते ही हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं ISM। ISM काफ़ी पुराना सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं हमारे हेल्थ सेक्टर में। तो ISM में क्या होता है, इंडिया हैज़ इट्स ओन वेल डेवलप्ड ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर कंसिस्टिंग ऑफ 6 सिस्टम्स। 6 सिस्टम्स हैं जिसको हम आयुष के नाम से जानते हैं। A स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, पता है ना आपको। Y स्टैंड्स फॉर योगा, बाबा रामदेव। यूनानी भी एक मेडिसिन साइंस है जो अलग अलग कॉर्नर्स पे चलती है। सिद्धा हमारे पास एक मेडिसिन साइंस है। और H फॉर होम्योपैथी वो छोटी छोटी वाइट गोलियां है ना, होम्योपैथी। इसके साथ नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मेडिसिन बनाई जाती है, नेचुरोपैथी। तो आयुष प्लस नेचुरोपैथी, ये आपको ISM में याद रखने हैं 6 एलिमेंट्स, ठीक हो गया। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज़ ह्यूज पोटेंशियल एंड कैन सॉल्व अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स बिकॉज दे आर इफेक्टिव, सेफ एंड इनएक्सपेंसिव। सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है एंड ट्रस्ट भी ऑन दिस, ये काम करती है।
ये काम करती हैं बट ये लॉन्ग टर्म में काम करती हैं। हमें आदत हो गई है वो क्विक फटाफट करते रहो सारा काम, तो ये इफेक्टिव है, सेफ है और इनएक्सपेंसिव है। काफ़ी कम एफर्ट्स डाले गए हैं एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाने के लिए ताकि लोग एडुकेट हो पाए इस सिस्टम के बारे में और रिसर्च कर पाए। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच हैव टू कम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड एंड गॉट एसिमिलेटेड इनटू इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में अच्छे से मिल चुका है। विमेन हेल्थ क्या होता है जी? विमेन हेल्थ, women in India suffer from serious neglect not only in the areas of education but also in the areas of health। हमारी जो women हैं इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट करा जाता है उन्हें। किस एरिया में? एजुकेशन में तो है ही है, ऑल्सो इन द एरिया ऑफ हेल्थ। हेल्थ में भी women बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। women हेल्थ पे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आ रहा होगा। एबॉर्शंस एक मेजर कॉज है मैटरनल मॉर्बिलिटी का और मोर्टेलिटी का। मोर देन 50% ऑफ द वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 सफ़र फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमें वुमेन में देखने को मिलती है। आयरन की कमी देखने को मिलती है, मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है, कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है, जिससे उनकी बोन्स वीक होती हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द वुमेन्स, ऑल द फीमेल, जितनी भी हमारी चिंटीज़ ये वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ अपनी मदर्स का ध्यान रखें, सिस्टर्स का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि विमेन से ही सब है। इस देश में विमेन है तो सब है, विमेन नहीं तो कुछ नहीं। डू रिस्पेक्ट विमेन। आई एम प्राउड ऑफ बीइंग बॉर्न बाय अ विमेन। मुझे एक विमेन ने, एक माँ ने जन्म दिया है, हम सभी को एक माँ ने जन्म दिया है। तो जस्ट अप्रिशिएट दैट और रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी विमेन आउट देयर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फीमेल फर्टिसाइड एक तीसरी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एबॉर्शन, दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तीसरा फीमेल फर्टिसाइड। व्हाट इज फीमेल फर्टिसाइड? फीमेल फर्टिसाइड होता है कि बेसिकली बच्चे के जन्म से पहले उसका सेक्स चेक कराते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो फिर उसको मार दिया जाता है। बहुत ही गलत बात, मतलब पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ऐसी सोच कहाँ से लाते हैं लोग, पुअर सोच। मतलब मेरे सामने आ जाए ना तो कसम से बस मैं वीडियो पे क्या कहूँ, मन तो मेरा चलो। डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो, इस वजह से सेक्स रेशियो काफ़ी डिक्लाइंड है। रूरल अर्बन डिवाइड, व्हाट इज रूरल अर्बन डिवाइड? रूरल अर्बन एरियाज में क्या डिफरेंस आ रहा है? देखो, पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस वजह से हेल्थ स्टेटस में डिफरेंस आता है। उसके बाद जो हमारे PHCs हैं, व्हाट इज PHCs? PHCs इज प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। देखो, जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसमें 3 प्रकार के हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी में हम बेसिक्स की बात करते हैं, सेकेंडरी में हम थोड़ा उससे आगे बढ़ जाते हैं, सर्जरी वगैरह लेते हैं, और टर्शरी में सीरियस कंडीशंस जो हो जाती हैं वो सब हम टर्शरी में चले जाते हैं। बट बेसिकली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं, जो रूरल एरियाज़ में हैं, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जैसे एक्सरे, जैसे ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटीज़। इन द रूरल एरियाज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव नो एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ केयर हैज़ इंक्रीज्ड। रूरल एरियाज में जिनके पास प्रॉपर एक्सेस नहीं है वो नंबर बढ़ा है घटने की जगह। विलेजर्स हैव नो एक्सेस टू एनी स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर, जैसे पीडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स। ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं मिलता ढूंढने से भी रूरल एरियाज में, ये प्रॉब्लम है। पुअरेस्ट 20% ऑफ इंडियंस जो बोथ रूरल और अर्बन एरियाज में हैं, वो अपनी 12% इनकम हेल्थ केयर पे लगाते हैं, जबकि रिच सिर्फ अपना 2% हेल्थ केयर पे लगाता है। देखो कितना डिफरेंस है ना। हेल्थ, अब टॉपिक आता है हेल्थ, अ बेसिक ह्यूमन राइट। हमारे पास हेल्थ एक बेसिक ह्यूमन राइट है, हेल्दी होना एक अधिकार है आपका, राइट। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड। हमारे हेल्थ केयर में 2 चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, ये शब्द लिख के आना। पहली बात एक्सेसिबिलिटी, यानी कि इजीली अवेलेबल हो, हर इंसान तक एक्सेस हो उसका। दूसरा अफोर्डेबिलिटी, सस्ता हो, महंगा ना हो, है ना। तो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए हेल्थ केयर में, ये बहुत ज़रूरी है। 2 शब्द ज़रूर लिख के आना, ठीक है। सभी सिटीजन्स को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलेंगी अगर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज डिसेंट्रलाइज कर दी जाए, अलग अलग जगह दी जाए। टेलीकॉम और IT सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है डेवलप करने में हेल्थ सेक्टर को। इफेक्टिवनेस हेल्थ केयर प्रोग्राम्स की हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर पे टिकी हुई है, तो सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए उनको इम्प्रूव करने के लिए। और ये सब मिल के कर सकती है प्राइवेट और पब्लिक, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाए तो हेल्थ केयर डेवलप हो सकता है। तो कैसे डेवलप हो सकता है? एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी कैसे आ सकती है? सर्विसेज डिसेंट्रलाइज कर दी जाए, टेलीकॉम IT सेक्टर को फोकस करा जाए हेल्थ के ऊपर,
हेल्थ केयर के लिए सीरियस स्टेप्स लिए जाएं प्राइमरी हेल्थ केयर डेवलप करने के लिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। उसके बाद अगर हम क्रिटिकल असेसमेंट करें इन सभी चीज़ों का, तो क्या क्या आपने पढ़ा, ये बेसिक चीज़ें लिखी हुई है। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस देखने को मिलती है, सैनिटेशन नहीं है, मैन पावर प्रॉपर नहीं है, माल न्यूट्रिशन और प्राइवेट सेक्टर का रोल जो कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद हमारे पास आता है पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे एक्सपेंशन हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं, सरकार क्या करना चाह रही है, किस तरीके से पब्लिक एक्सपेंशन हो रहा है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का, ये सब। एट विलेज लेवल a variety of hospitals technically known as primary health centers have been set up by the government. विलेज लेवल पे सरकार कोशिश कर रही है कि हम इन्हें सेटअप करें। इंडिया हैज़ ऑल्सो अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स रन बाय वेरियस एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर और बहुत सारी NGOs भी हैं जो हॉस्पिटल्स चला रही हैं, ठीक है। These hospitals are manned by professionals and paramedical professional trained in medical, pharmacy and nursing. Expansion of health infrastructure has resulted in eradication of बहुत सारी diseases जैसे smallpox बहुत कम हो गया है, उसके बाद guinea worms, उसके बाद near eradication of polio and leprosy. पोलियो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे देश में, वो काफ़ी कम हुआ है। और लेप्रोसी क्या होता है, जिसमें जो पार्ट्स होते हैं वो गलने लगते हैं, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी हमारा कम हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अलग अलग चल सकते हैं? अगर आपको कोई बोला जाए कि इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सिर्फ इकोनॉमिक हो तो देश चलेगा या सिर्फ सोशल हो तो क्या देश चलेगा? हम कहेंगे नहीं, वी नीड बोथ। दीज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, एक साथ चलते हैं, ठीक है। ये पूरा इसका पॉइंट है, ये आप सिंपली बस रीड करना हो जाएगा। इसके बाद लिंकेजेस क्या होता है? लिंकेजेस रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एक्सपेंशन ऑफ वन इंडस्ट्री फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन ऑफ अदर इंडस्ट्री। मतलब छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट इज लिंकेजेस। तो अगर एक इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है तो दूसरा अपने आप ग्रो कर रहा है, इसको लिंकेजेस बोलते हैं। लिंक्ड है आजकल हमारा, जैसे इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स ग्रो करेंगे तो बुक्स भी बिकेगी, टीचर्स की भी जरूरत होगी, तो एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, इसी को हम लिंकेजेस बोलते हैं। अच्छी इंडिकेटर्स के अच्छी हेल्थ के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, कैसे पता चलेगा कि हेल्थ अच्छी है इकोनॉमी में? डेथ रेट कम होना चाहिए, यानी लोग कम मरने चाहिए। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, डेथ बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, वो कम से कम हो। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए। डेडली डिजीजेस का इंसिडेंस कम से कम होना चाहिए, यानी जो ये खतरनाक डिजीज है जिससे डेथ हो रही है वो कम से कम हो। और न्यूट्रिशनल लेवल्स काफ़ी हाई होने चाहिए, यानी अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली 5 चीज़ें हैं जो अच्छी हेल्थ को शो करते हैं। इसी के साथ गाइज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी समाप्त हो जाता है। किताब आप जो भी है उसमें से एक बार रीडिंग लगाओ, सारे टॉपिक्स अच्छे से करो, लर्निंग धीरे धीरे टॉपिक वाइज याद करो, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा। इंडियन इको समाप्त। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर जरूर करना सभी फ्रेंड्स तक, लाइक करना, अच्छा लगे मन करे तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून।